हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज जो है क्लास 10th केमिस्ट्री जो है, जितने भी केमिस्ट्री में टॉपिक हैं, अध्याय हैं, सभी अध्याय में से इम्पोर्टेंट लघुत्तरीय जो है प्रश्न जो है मैं आज इस वीडियो में लाया हूं। और आशा उम्मीद करता हूं कि यहां से प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। 2 अंक वाले जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न हैं, इनमें से ज़रूर आपको मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें और आशा करता हूं कि जितने भी अभी लघुत्तरीय प्रश्न हैं, प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर जो बताऊंगा, उस लघुत्तरीय प्रश्न को आप एक किसी कॉपी में आप इसको नोट कर लें और एग्ज़ाम में देने से पहले इसको एक बार देख के जाएं, ताकि आने वाला जो भी सवाल है न छूटे आपसे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो आपका अध्याय है, पहला अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में कौन कौन इम्पोर्टेंट है ना क्वेश्चन बन रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन ये बन रहा है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, मतलब केमिकल है ना रिएक्शन क्या है। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ बदलकर नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाते हैं। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ बदलकर है ना एक नए पदार्थ बनाते हैं, तो वही कहलाता है रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा। क्वेश्चन नंबर 2 है संतुलित। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, जिसको बोलते हैं बैलेंस है ना केमिकल इक्वेशन। देखिए, वह समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादकों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो। मतलब कहने का मतलब है कि संतुलित रासायनिक समीकरण एक ऐसे समीकरण को कहते हैं जिसमें अभिकारकों और उत्पादकों में दोनों में मौजूद जो परमाणु की संख्या होती है ना, वो कैसा होता है, समान होता है। उसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि ऑक्सीकरण क्या है। ऑक्सीकरण को बोलते हैं ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। मतलब कोई भी एक ऐसा पदार्थ हो जिसमें ऑक्सीजन जाके जुड़ रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है, तो यही जो प्रक्रिया होती है उसी को बोला जाता है क्या, उसी को बोला जाता है ऑक्सीकरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये आपका अध्याय नंबर 1 समाप्त हो गया। अब अध्याय नंबर 2 देखते हैं बाबू। अध्याय नंबर 2 क्या कह रहा। सेकंड ये बोल रहा कि अम्ल, क्षार एवं लवण। मतलब अध्याय नंबर आपका 2 है, अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसमें देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट जो है ना ये क्वेश्चन बन रहा है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, वो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अम्ल की परिभाषा लिखे। मतलब एसिड की परिभाषा है। तो इसमें बताया है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में है ना हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। मतलब एक ऐसा पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन कहने का मतलब H+ आयन को रिलीज करता है ना, या आयन देता है, उसे ही कहा जाता है अम्ल कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। पीएच स्केल क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि पीएच क्या होता है। ये जो पीएच है ना, ये पीएच क्या होता है। पीएच का मतलब होता है पावर। देखिए, पीएच का मतलब होता है पावर है ना ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, याद रखिएगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है पीएच।
और pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। कोई पूछेगा आपसे कि जो pH स्केल है, pH स्केल का खोज किसने किया था, बताइए। सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन। ये भी सवाल आता है कि pH स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। ठीक है, तो देखिए सवाल ये है कि pH स्केल क्या है। pH स्केल 0 से लेकर 14 तक, देखिए pH स्केल जो होता है वो 0 से लेकर 14 तक होती है, जिसमें अम्लीय या क्षारीय प्राकृतिक होती है। मतलब अगर 0 से लेकर, है ना, 14 तक की अगर बात करते हैं तो 0 से लेकर 14 तक जो संख्या होगा, इसमें बीच में आएगा एक 7 आएगा, तो 0 से 7 तक हो जाएगा अम्लीय और 7 से लेकर 14 तक हो जाएगा क्षारीय, और जो 7 हो जाएगा वो हो जाएगा उदासीन हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 0 से लेकर 14 तक जो अम्लीय और क्षारीय और उदासीन तीनों को अगर उसको अगर दर्शाता है एक स्केल के रूप में, तो उसको कहा जाता है pH स्केल कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम लिखिए। अरे बेकिंग सोडा को ही बोला जाता है खाने वाला सोडा, इसी को बोला जाता है मीठा सोडा बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम लिखिए। तब बेकिंग सोडा का रासायनिक जो नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं अध्याय नंबर 3। अध्याय नंबर 3 है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि धातु क्या है। धातु कहने का मतलब मेटल क्या है। वे तत्व जो उष्मा, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, वे तत्व जो उष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं वही कहलाते हैं धातु कहलाते हैं। मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो उष्मा कहने का मतलब जिसको बोलते हैं हीट, है ना, उष्मा और विद्युत कहने का मतलब इलेक्ट्रिक, तो उष्मा और विद्युत दोनों के एक अच्छे चालक होते हैं। चालक कहने का मतलब कंडक्टर होते हैं, वही धातु कहलाता है। अगर दूसरे लफ्ज़ में अगर बोलें तो जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है वो धातु कहलाता है। ठीक है, इसका 2 डिफिनेशन याद रखिएगा। पहला डिफिनेशन है कि वे तत्व जो उष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं वो धातु कहलाते हैं। दूसरा एक मेरे तरफ से कि वे तत्व, है ना, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ठीक है ना, वो कहलाता है धातु कहलाता है। धातु का नेचर है बाबू, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इम्पोर्टेंट 8 नंबर प्रश्न है, संक्षारण क्या है। तो क्या है देखिए, धातु का वायु जल या अम्ल के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट होना ही संक्षारण कहलाता है। अरे मतलब एक ऐसा धातु, एक ऐसा मेटल जो वायु के संपर्क में आवे, जल के संपर्क में आए और आने के बाद, है ना, धीरे धीरे ये नष्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, नष्ट होना शुरू हो जाता है, वही कहलाता है संक्षारण कहलाता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है कि लोहे में जंग लगने की आवश्यक शर्तें लिखिए। याद रखना, अगर लोहे में जंग लगने की आवश्यक शर्तें आपसे अगर कोई पूछे तो इसमें बताना है जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति। अगर लोहे में आपको जंग लगाना है तो इसमें जल और ऑक्सीजन दोनों की अगर उपस्थिति होगा तो लोहे में जाहिर सी बात है कि उसमें जंग लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब अध्याय नंबर देखते हैं। अब अध्याय नंबर देखते हैं हम 4। अध्याय नंबर 4 क्या बोल रहा है, कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, कार्बन और यौगिक में देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट जो है ना सवाल बन सकता है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला प्रश्न क्या बोल रहा है मेरे छोटू, इसमें बोला समावयवता, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है। समावयवता जिसको आइसोमरिज्म बोलते हैं। ठीक है, समावयवता क्या है, समान आणविक सूत्र परंतु भिन्न संरचना वाले यौगिक समावयवी कहलाते हैं। ठीक है,
तो मेरे कहने का मतलब है जिसका अनुसूत्र समान होता है लेकिन संरचना जिसका स्ट्रक्चर अनुसूत्र समान होता है लेकिन उसकी संरचना अलग अलग होती है, वही समावयवी कहलाता है। और समयावयवी को ही बोला जाता है समावयवता कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्या बोल रहा है? 11 नंबर बोल रहा है एथेनॉल का आणविक सूत्र लिखिए। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा, याद रखिएगा। एथेनॉल का आणविक सूत्र होता है C2H5OH होता है। ठीक है, चलिए, और इसमें एक बात याद रखिएगा, C2H5OH, इसमें OH जो होता है, OH जो होता है एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है, याद रखिएगा ये भी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 12 क्या बोल रहा है कि साबुन और डिटर्जेंट में क्या एक अंतर लिखिए। साबुन और डिटर्जेंट में एक अंतर लिखिए। देखिए साबुन और डिटर्जेंट में अगर एक अंतर आपसे पूछे तो इसमें यही बताना है कि साबुन कठोर जल में कम प्रभावी होता है लेकिन डिटर्जेंट प्रभावी होता है। ठीक है ना। देखिए साबुन थोड़ा सा कम होता है, कठोर होता है, लेकिन जल में जैसे जाने के बाद जाता है तो ये पिघलना शुरू कर देता है। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं अध्याय नंबर 5। अध्याय नंबर 5 क्या बोल रहा है? अध्याय नंबर 5 ये बोल रहा है कि जीवन प्रक्रियाएं में देखते हैं कि इससे क्या क्या सवाल बन सकता है इस चैप्टर से। ठीक है, देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें बोल रहा है, पहला प्रश्न ये बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, लिख लीजिए आएगा। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है तो इसमें क्या बोल रहा है, हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। मतलब जितनी भी इस धरती पे जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन अगर बनाता है तो यही प्रक्रिया जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस है ना, कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 14 कह रहा है श्वसन क्या है? श्वसन क्या होता है? भोजन से, याद रखिएगा। ठीक है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया जो होता है वो कहलाता है श्वसन। जो भोजन होता है, हम लोग भोजन जो करते हैं, भोजन करने के बाद ऊर्जा प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होता है यही श्वसन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो ये आपका सवाल था आज के क्लास का। तो याद रखिएगा, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी आज के क्लास में पढ़ाया गया है, बताया गया है, सब अपने अपने नोट्स में इसको उतारेंगे और उतार के इसे याद कर लें। मैं उम्मीद और दावे के साथ कहता हूँ कि यहाँ से आपको लघुतरीय प्रश्न जो है 2 नंबर का आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस जितने भी सवाल को पढ़ाया है इसे कॉपी में नोट करें और नोट करके इसे याद कर लें। ठीक है, बाकी इसी तरीके से वेरी इम्पोर्टेंट है ना, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हो सकता है उसके लिए है ना, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के लिए आप लोग को चाहिए। ठीक है, जो भी बच्चे न्यू जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।